हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम +2 का लेसन 5 कर रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का माप। और इसमें हम आज आय विधि पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पादन विधि हमने कर ली है। आय को मापने की 3 विधियां मैंने बताई थी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो आज हम करेंगे आय विधि। आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। देखो, सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय की विधि, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की विधि लिखनी होती है आपको। तो राष्ट्रीय आय की इसकी आय विधि क्या की परिभाषा क्या है। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक कारक, जो कि श्रम पूंजी, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जो उत्पादन के कारकों को उनकी सेवाओं के बदले जो भुगतान मिलता है, जो आय प्राप्त होती है उनको जोड़ दें तो वो क्या है, राष्ट्रीय आय है। इस विधि के द्वारा इस तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। उत्पादन के कारक कौन से हैं? श्रम है, श्रम को मजदूरी मिलती है, भूमि को लगान मिलता है और पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ मिलता है। तो जो उत्पादन के प्राथमिक कारक हैं, जो अपनी उत्पादक सेवाएं दे रहे हैं उत्पादन में, तो उनको क्रमशः का मतलब कि श्रम की मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ मिल रहा है, उनके रूप में जो भुगतान मिल रहा है, उनको जो आय प्राप्त हो रही है, उनको अगर जोड़ दें तो वो क्या होती है, देश की राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है ये आय विधि, कि उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है कारकों की सेवाओं के बदले उनको जोड़ दें तो वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। इस विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, उसी तरह से स्टेप है। पहला स्टेप तो यही होता है कि उत्पादन के वो अक्षेत्र कौन से हैं, वही है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। उसमें सारे साधन लगे होते हैं, प्राथमिक अक्षेत्र, द्वितीय अक्षेत्र, तृतीय अक्षेत्र, तीनों ही अक्षेत्र उत्पादन करता है और उत्पादन के कारक सभी अक्षेत्रों में लगे होते हैं। उसके बाद वाला स्टेप ये होता है कि इसमें किसको जोड़ा जाए, किसको जोड़ के हम इस विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें जुड़ती हैं। उसमें एक जुड़ता है, सबसे पहले जुड़ता है, सवाल आते हैं, इसके भी सवाल भी आते हैं और थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, विधि को वर्णन भी आता है, इसकी व्याख्या भी पूछ ली जाती है, 6 नंबर में पूछ ली जाती है, कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले तो होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो श्रम के बदले मजदूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रम के बदले जो मजदूरी मिलती है, यही जो उत्पादन के साधन है, उनको जो भुगतान होता है वही मिलेगा। इसमें उसी को जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकलेगी। तो सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का जो वेतन मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और वो वेतन किस रूप में, या तो नकद रूप में मिलता है, नकद के रूप में मिलता है मजदूरी या वेतन। दूसरा, किस्म के रूप में भी आय प्राप्त होती है। कर्मचारियों को या तो वेतन मिलता है नकद के रूप में, कैश मिलता है, या किस्म के रूप में भी आय प्राप्त होती है। किस्म के रूप में कैसे, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति काम कर रहा है कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको रहने की जगह मिली हुई है फ्री में, या उसको चिकित्सा सुविधा मिली हुई है, या बच्चों की एजुकेशन का प्रावधान है। इस तरह से जो आय प्राप्त हो रही है उसको कहते हैं किस्म के रूप में आय। तो इसमें नकद, मजदूरी, वेतन और किस्म के रूप में आय भी शामिल होती है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में, कर्मचारियों के वेतन। और क्या क्या शामिल होता है, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान। जो वेतन मिलता है उसके अलावा जो मालिक होते हैं, फर्म के मालिक जो होते हैं, वो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा योजनाओं में कुछ ना कुछ पैसा जमा कराते हैं जो उनके भविष्य में काम आता है। जो जीपीएफ, पीपीएफ जैसे आप लोगों ने सुना होगा। तो ये इस तरह की जो योजनाएं हैं उसमें जो हिस्सा जाता है, जो मालिक जमा कराते हैं, वो भी आय इसमें शामिल होती है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में। फिर अभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, इसमें ये सारी चीजें शामिल होती है। देखो, कर्मचारियों की
की पेंशन, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा देके सरकारी विभाग में उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और उनको जो पेंशन मिलती है वो इसके अंदर वो भी शामिल होती है, राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। जो दूसरी जो पेंशन है जैसे बुढ़ापा पेंशन है और विकलांग की है या विधवा पेंशन है या छात्रवृत्ति है, ये इसमें शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये देखो कारकों के बदले जो सेवाओं के बदले कारकों को जो भुगतान दिए जाते हैं केवल वही शामिल होते हैं। तो ये जो है ये वृद्धा पेंशन है, ये क्या है, ये एक तरफा भुगतान है, इनको हम हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। इनके बदले कोई सेवाएं नहीं देते वो, तो इनको सरकार वैसे उनकी मदद करती है। इस तरह की जो आय है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जो एक तरफा भुगतान है, हस्तांतरण भुगतान इनको हमें मानते हैं। अगला है भाई दूसरी चीज है परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष क्या होता है? परिचालन अधिशेष वो आय होती है जो संपत्ति से या उद्यमशीलता से जो प्राप्त आय है। कोई संपत्ति है, कोई भवन है या कोई खेत है, जैसे उससे कोई आय प्राप्त होती है, या उद्यमशीलता से जो उद्यमी को मिलता है वो उद्यमशीलता से जो आय प्राप्त होती है वो इसमें शामिल होती है परिचालन अधिशेष में। चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उन दोनों से ही जो प्राप्त आय है, संपत्ति से प्राप्त आय है या उद्यमशीलता से जो प्राप्त आय है, वो किस में आएगी? परिचालन अधिशेष में आएगी। जैसे संपत्ति से मान लिया कोई भवन है वो किराए पे दे रखा है, उससे जो किराया मिल रहा है, या जो खेत है वो किसी को दे रखा है रेंट के ऊपर, तो उससे प्राप्त जो आय है वो किराया या लगान हो जाएगी, रॉयल्टी है। उद्यमशीलता को मान ले कोई पूंजी है, पूंजी दे रखी है किसी को, तो उसके रूप में उसके बदले में ब्याज मिलेगा। तो ये और लाभ, उद्यमी को उद्यमशीलता को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो ये सारी चीजें भी राष्ट्रीय आय में शामिल होंगी, लगान, किराया, रॉयल्टी, ब्याज और लाभ। लाभ के अंदर फिर तीन चीजें आती है भी, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। लाभांश क्या होता है? लाभ का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में, जो उस फर्म के, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयरों के मालिक होते हैं, उनमें जो लाभ है वो बट जाता है, उनकी परसेंटेज के हिसाब से वो बट जाता है। लाभ का हिस्सा, लाभांश, वो उनको मिलता है। लाभ का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। निगम कर, निगम कर क्या होता है? जो किसी फर्म को जो लाभ होता है उसके ऊपर जो कर लगता है, जो सरकार को देना पड़ता है उसको, फर्म को, वो होता है लाभ कर, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। फिर अवितरित लाभ, फर्में जो है वो कुछ सारे के सारे लाभ को शेयर होल्डर्स में, अंशधारी जो है उनमें बांटती नहीं है, कुछ लाभ को वो अपने पास रख लेती है अपने भविष्य के लिए, या कोई संकट आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसके लिए कुछ लाभ के कुछ हिस्से को अपने पास रख देती है, उसको बोलते हैं अवितरित लाभ। ऐसा लाभ जो शेयर होल्डर्स में बांटा ना गया हो उसको निगम बचते भी बोलते हैं, निगम बचते भी बोलते हैं। ये तीनों मिला के क्या है? ये लाभ के ही हिस्से हैं, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। लाभ का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, निगम कर या लाभ कर जो लाभ के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो सरकार को देना पड़ता है, अवितरित लाभ जो फर्में भविष्य में कोई संकट ना आ जाए इसलिए कुछ जो है वो अपने पास रखती है लाभ का हिस्सा, वो होता है अवितरित लाभ। इनको भी मिला दें। दूसरा पॉइंट ये है। फिर अभी मिश्रित आय, मिश्रित आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मिश्रित आय क्या होती है? ऐसे रोजगार भी होते हैं जो खुद के ही रोजगार होते हैं, स्वयं के रोजगार होते हैं। जैसे कोई छोटा दुकानदार है, वो दुकान पे काम भी कर रहा है, वो क्या है? उद्यमी भी खुद ही है, श्रमिक भी खुद ही है, उसकी खुद की ही दुकान है, उसके खुद के ही हैं, जो उत्पादन के साधन है वो उसके स्वयं के हैं सारे। तो इस तरह से जो आय प्राप्त होती है उस आय को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित आय बोलते हैं। किसान है, वो खेती कर रहा है, मजदूरी भी खुद ही कर रहा है, उसको वो उसका खेत भी अपना ही है और वो उसके ऊपर पैसा भी खुद ही लगा रहा है, पूंजी भी खुद ही लगा रहा है, और डॉक्टर है जैसे खुद ही कर रहा है सारे काम। तो वो क्या है? वो जो आय प्राप्त होती है उसको कहते हैं मिश्रित आय। उसको क्या कहेंगे? मिश्रित आय। तो जब इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? एक घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर जो नेट फैक्टर इनकम है वो आ जाएगी, जो नेट फैक्टर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर्स को मिल रही है। देखो ये एक ही विधि है ऐसी जिसमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आती है हमारे पास। बाकी जो विधियां थी, जो हमने उत्पादन विधि की थी, उसमें भी क्या आया था? हमारी जो वो थी मार्केट प्राइस के ऊपर आई थी, जीडीपी आई थी मार्केट प्राइस के ऊपर।
इस विधि के अंदर क्या आती है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आती है शुरू में। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की जो उत्पादन के साधनों को जो मिलता है तो फैक्टर कॉस्ट पे ही आता है। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तो इसमें इकट्ठे हो जाएंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का वेतन या पारिश्रमिक, फिर आ जाएगा दूसरा परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष या इसको अधिरेख भी कई जगह लिखा मिलेगा। दूसरा है, तीसरा है मिश्रित आय, और क्या है, मिश्रित आय। इन चारों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगी हमारी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, निविल घरेलू आय, निविल घरेलू आय। किसके ऊपर, कारक लागत पर, कारक लागत पर आएगी, कारक लागत पर निविल घरेलू उत्पाद आ जाएगा हमारा। इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अगर न्यूमेरिकल में ये चीजें हैं तो इनको जोड़ दो, उससे हमारी क्या आ जाएगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। कारक लागत के ऊपर निविल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अब हमें पहुंचना किसके ऊपर है, हमें पहुंचना होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने डी को एन में बदलना है। डी का मतलब डोमेस्टिक घरेलू और एन का मतलब नेशनल। तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम, विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ देंगे। विदेशों से निवल कारक आय क्या होती है, जो किसी भी देश के निवासी दूसरे देशों में जो कारक आय प्राप्त कर रहे हैं और हमारे देश में, हमारे देश की सीमा के अंदर गैर निवासी जो आय प्राप्त कर रहे हैं उनका अंतर होता है, उसको कहते हैं हम निवल, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। जो हमारे देश के लोग बाहर जो कारक आय प्राप्त करें, कारकों के बदले जो कारक सेवाएं दे रहे हैं उनके बदले उनको जो आय प्राप्त हो रही है वो, और जो गैर निवासी एक देश में जो काम कर रहे हैं उनको जो कारकों के बदले, कारकों की सेवाओं के बदले जो आय प्राप्त होती है उसका अंतर जो है उसको हम बोलते हैं नेट निवल कारक आय। उनका जो अंतर है वो क्या होता है, शुद्ध कारक आय विदेशों से प्राप्त, विदेशों से निवल कारक आय, जिसको निफिया बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो एनडीपी के अंदर, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो है उसके अंदर अगर एनएफआईए को जोड़ दे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी, ये बन जाएगी। डी को एन में बदल दिया, घरेलू को नेशनल में, घरेलू को नेशनल में जब बदलते हैं तो हम विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ देते हैं। अगर इसका उल्टा करना हो तो हम घटा देते हैं। तो इस तरह से ये क्या आ गई हमारी नेट नेशनल इनकम फ्रॉम, नेट नेशनल इनकम कारक लागत के ऊपर क्या आ गई हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही हमें निकालना होता है। और अगर सवाल में कुछ और पूछ रखा हो, मान ले ग्रोस पूछ ले कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बताओ, तो इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ जाता है। और अगर मान लिया इसमें फिर मार्केट प्राइस के ऊपर पूछ ले तो इसमें एनआईटी प्लस हो जाती है। फिर हम इसको बदल सकते हैं, किसी भी तरीके से बदल सकते हैं सवाल के अंदर। अगर हम निकालना हो तो हमें पता है 3 इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, नेफियर, निट और डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ग्रोस में बदलना है तो मूल्यह्रास इसके अंदर ऐड कर दो, और विदेशों से ये जोड़ी रखे हैं हमने, नेशनल के ऊपर लाई रखा है, फैक्टर से मार्केट प्राइस के ऊपर जाना है तो इसमें एनआईटी को प्लस कर दो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के ऊपर जाओगे तो एनआईटी प्लस होएगा, वो जो है ना निवल अप्रत्यक्ष कर, निट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निवल अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा मार्केट प्राइस में, क्योंकि टैक्स से क्या होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, आय बढ़ जाती है। तो वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निट जो है वो शामिल नहीं होता। मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हम कोई भी धारणा निकाल रहे हैं तो उसके अंदर निट जो है वो प्लस होता है। इसके बाद है हम करेंगे अभी इसकी सावधानियां, ये समझ आ गया होगा। देखो इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ना है, किसी तरह से का भी हो, वो चाहे नकद वेतन है किस्म के रूप में है, या सामाजिक सुरक्षा के लिए मालिकों ने योगदान दिया है, या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन है, ये जुड़ेगी। परिचालन अधिशेष जुड़ेगा, परिचालन अधिशेष के अंदर लगान, किराया, रॉयल्टी, ब्याज और लाभ के फिर 3 पार्ट हैं, और मिश्रित आय, ये तीनों चीजें जुड़ के हमारी क्या आ जाएगी, निवल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कारक लागत पर
निवल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। इसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को अगर जोड़ देंगे तो हमारी एनएनपी एड फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत के ऊपर आ जाएगी, एड फैक्टर कॉस्ट है आ जाएगी। ये हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ये क्या बन गई, राष्ट्रीय आय। तो आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ऐसे निकाली जाती है। फिर इसकी भी जैसे उत्पादन विधि के अंदर थी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है कि किस को हम राष्ट्रीय आय के अंदर काउंट करें, किसको ना करें। जैसे हस्तांतरण आय है, अभी हस्तांतरण आय क्या होती है, एक तरफा आय जिसके बदले में कोई अपनी सेवाएं नहीं देता है। जैसे मैंने बताया था बुढ़ापा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, इस तरह की आय है, विधवा पेंशन है। इस तरह की जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इस विधि के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना हम कर रहे हैं, उसका माप कर रहे हैं, उसमें ये वाली जो चीजें हैं इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा भाई गैर कानूनी तरीके से, मान लिया कोई ऐसी आय है जो गैर कानूनी तरीके से, जैसे जुआ, चोरी या किसी तरह स्मगलिंग से, ऐसे कोई वो कमाई हुई है, चोरी से, जुए से, इस तरह की कोई वो है, जुआ है और स्मगलिंग है, इस तरह से अगर कोई आय प्राप्त हुई है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अगला भी पुरानी वस्तुओं को बेचने से प्राप्त आय। पुरानी जो वस्तुएं हैं अगर उनको बेचें तो उनसे जो आय प्राप्त होती है उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर अभी शेयर, बॉन्ड या बेचकर, शेयर या बॉन्ड किसी ने खरीद रखे हैं पहले से और वो अगर बेच देते हैं तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता भी इस विधि के द्वारा। फिर अचानक से मान लिया कोई आय प्राप्त हुई, किसी ने लॉटरी ले रखी है तो उससे जो प्राप्त आय है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता इस विधि के द्वारा। आरोपित किराया कौन सा है, जो ऐसे मकान मालिक हैं जो खुद के मकानों में रह रहे हैं, ऐसे मकान मालिक जो खुद के बनाए हुए मकानों में रह रहे हैं, उनका जो किराए का अंदाजा, अनुमान लगा के वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इनको आरोपित किराया बोलते हैं उसके किराए को, क्योंकि अगर वो किसी किराए पे देते उस बिल्डिंग को तो उनसे कितना पैसा वो वसूल करते, तो ये अंदाजा लगा के उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, उसको आरोपित किराया बोलते हैं, आरोपित किराया। फिर अभी स्वयं उपभोग की वस्तु जो है, जैसे मान लिया कोई किसान गेहूं बोता है, अनाज बोता है और वो कुछ फसल को तो मार्केट में बेच देता है, कुछ को अपने खुद के उपभोग के लिए रख लेता है, तो जो उसने उपभोग किया है अनाज, उसका जो मार्केट प्राइस है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां बेचता तो उसको वहां से आय प्राप्त होती। तो ये जो स्वयं उपभोग की जो वस्तु है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन सेवा को शामिल नहीं किया जाता। खुद के स्वयं उपभोग के लिए की सेवा जो है, जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को पालती है, अपनी सेवाएं देती है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। एक नर्स है, वो अगर वहां जाके काम कर रही है सरकारी सेवा में या कहीं पर या प्राइवेट क्षेत्र में, तो उसको जो वेतन प्राप्त हो रहा है वो तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, लेकिन घर पे अगर बच्चों की देखभाल कर रही है तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। तो एक गृहिणी जैसे घर में बहुत सारे काम करती है, उसकी भी सेवा को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर अभी अप्रत्यक्ष कर है, जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, इनको अगर हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर अगर हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो ये वाले नहीं जुड़ेंगे भी, अप्रत्यक्ष करों को नहीं जोड़ा जाता। लेकिन अगर बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय को निकाल रहे हैं तो इनको जोड़ा जाता है, क्योंकि कर लगने से उत्पादक की कीमत बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है। तो इसलिए बाजार कीमत पर अगर हम निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय को तो इसको
इन करों को, उत्पादन कर और बिक्री कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, सेल्स टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, इनको जोड़ा जाता है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट के ऊपर अगर हम ये निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय, तो उसमें इनको नहीं जोड़ा जाता। तो ये कुछ एक सावधानियां हैं जो कि करनी जरूरी है। इससे पता लगता है कि किन किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए और किन को छोड़ा जाए। इस तरह से ये हमें सावधानी, कई बार सावधानियों के ऊपर भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक सम भी देखते हैं इसके ऊपर। देखो, जिसमें इसी का यूज होगा। जैसे ये एक सम मैंने लिखा है कि इसमें हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, निवल घरेलू उत्पाद कारक लागत के ऊपर, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी कारक लागत के ऊपर, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसके ऊपर निकालनी है। क्या दे रखा है? अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, आर्थिक सहायता दे रखी है, घिसावट व्यय दे रखा है, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, परिचालन अधिशेष, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय और कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ये निकालेंगे जो हमने यहाँ निकाली थी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सबसे आसान होती है निकालनी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, निवल घरेलू उत्पाद कारक लागत के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, निवल और घरेलू, निवल घरेलू उत्पाद, इसको हम क्या कहेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से बिल्कुल, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी भाई? देखो, हमने यहाँ पे किया था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, क्या क्या जुड़ेगा इसमें? कर्मचारियों का पारिश्रमिक 24,000 प्लस, फिर क्या जुड़ेगा? परिचालन अधिशेष है 10,000, और क्या जुड़ेगा उसके बाद? देखो, ये जुड़ गया, उसके बाद ये आ गया, फिर मिश्रित आय भी, ये मिश्रित आय है प्लस 28,000। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा, देखो 3 जीरो है ये, उसके बाद है 8 और 4 12, सिर्फ 1 और 2 4 1 5 81 थी 62,000 करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपयों में है, ऊपर मैंने लिखा है रुपए करोड़ों में। तो 62,000 करोड़ रुपए क्या आ गई हमारी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद देखो ये निकल गई हमारी, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारी आएगी जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस का मतलब क्या हो गया? सकल घरेलू उत्पाद। ये कारक लागत पर ही है भी, ये भी कारक लागत के ऊपर ही है, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट, जब हम नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी भी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस मूल्यह्रास। क्या? मूल्यह्रास को हम जोड़ते हैं, टूट फूट को जोड़ते हैं। देखो, जब निविल से ग्रोस के ऊपर जाएंगे, निविल से हमें जब स्कल के ऊपर जाएंगे, नेट से ग्रोस के ऊपर जाएंगे, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? नेट के अंदर मूल्यह्रास को जोड़ेंगे। अगर ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं तो मूल्यह्रास को घटाएंगे। अब देखो, इसमें मूल्यह्रास है क्या? घिसावट है, ये घिसावट है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? घिसावट को हम माइनस कर देंगे इसमें से, यानी कि पहले ये निकाल रखे हमने 62,000 में से हम 1700 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम? 1700 को माइनस कर देंगे। 1700 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2, और ये 10 में से 7 गए 3, और ये हो गया 1, 0 3 और ये, सॉरी प्लस करना है, ये प्लस करना है, माइनस नहीं करना, प्लस करना है, 1700 प्लस करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 63,700 करोड़।
जोड़ना है, ये हमने माइनस कर दिया था, जोड़ना है ये। देखो नीवल से हम ग्रोस के ऊपर जा रहे हैं ना, नेट से ग्रोस पे जा रहे हैं, तो मूल्य ह्रास जुड़ेगा, ये ऐड होगा मूल्य ह्रास। ये 1700 रुपये थे, इसमें जुड़ेंगे 6200 में। 6200 क्या था, तो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था, हमने निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो मूल्य ह्रास प्लस होगा, ऐड होगा इसमें, तो ये हमारा आ गया 63,700 करोड़ रुपए सकल घरेलू उत्पाद। उसके ये हो गया हमारा, ये भी निकल गया। उसके बाद आता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी का मतलब नेवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेवल राष्ट्रीय उत्पाद किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे ही है ये, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही, यानी कि नेवल नेट राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट। देखो भी हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनडीपी देखो यहाँ से आसान होएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है। एनडीपी घरेलू है, हमने इसको नेशनल में बदलना है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, जिसको हम क्या बोलते हैं, नफिया बोलते हैं, कारक आय। अब देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है हमारी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये आई थी हमारी 62,000, क्या आई थी 62,000। और इसमें हम निफिया को जोड़ देंगे, निफिया क्या है, देखो इसमें निफिया है हमारा -300 है, ब्रैकेट लगा के इसको -300 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 61,700 करोड़ रुपए, 61,700 करोड़ रुपए हमारा ये आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास था, इसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये तीसरी चीज भी निकल गई हमारी, स्टेप वाइज निकालते हैं, जो आसान है उसको पहले निकालो। अब रहेगी हमारी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर, ये सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट पे थी, बाजार कीमत पर क्या है ये, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेवल राष्ट्रीय हमने निकालना है। ये क्या होता है अभी, नेवल एनएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। देखो अगर हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट देखो कहाँ है, ये रहा, अभी निकाला था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर है तो इसमें हम क्या करेंगे, निट को जोड़ देंगे, क्योंकि निट जुड़ता है, अगर बाजार कीमत पर निकाल रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट वाले में निट जुड़ता है, और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है तो एनआईटी घटता है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितनी है अभी हमारी, ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है हमारी, ये अभी निकाली थी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने अभी निकाली थी, वो क्या थी 61,700, 61,700, इसमें एनआईटी जुड़ जाएगा। एनआईटी देखो यहाँ पे एनआईटी भी निकालना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है और आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता और अप्रत्यक्ष कर का जो अंतर है वो होता है हमारा निविल अप्रत्यक्ष कर, निविल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका अंतर निकाल लेंगे, देखो 9,000 माइनस 1800, 9,000 माइनस 1800 7200 हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा 61,700 प्लस 7200, 61,700 प्लस 7200, ये आ जाएगा हमारा देखो 0 0 2 और ये 7 9 और 2 7 9 और ये 8 और ये 6, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो हमने चारों चीजें निकाल ली, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सबसे पहले हमने निकाली थी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये हमारी आई थी 62 आई थी ये, फिर हमने निकाली सकल, इसी का सकल निकाला, इसमें 1700 रुपये ऐड कर दिए थे, तो ये बन गया था हमारा, ये आ गए थे हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद
हमने निकाली NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमारी ये निकली थी, ये थी। इसमें से 300 रुपये माइनस हो गए थे, 300 करोड़ रुपए इसमें से माइनस हो गए थे, क्योंकि निफिया जो है वो हमारा माइनस में है, ये आ गई। उसके बाद NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस, तो इसमें NIT इसके अंदर जुड़ गई, तो ये आ गया हमारा 68,900 करोड़ रुपए। ये हमने चारों चीजें जो है वो निकाल ली हैं। इस तरह के सवाल आएंगे, इस तरह के समझ आएंगे, इनको हम बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे तो ये कहीं से भी गलत नहीं होएगा। तो ये विधि है, विधि के बाद हमने देखो सावधानियां की हैं, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर आधारित एक सम भी किया है। तो आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको बार बार देखना वीडियो को, और सवाल को भी समझने की कोशिश करना, और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं उनको भी समझ के अच्छे से स्टेप वाइज करोगे तो आपको विधि भी समझ में आएगी और सम भी समझ में आएगा। थैंक यू।